नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी के डिटेल्स पे। तो हम इस वीडियो में जो आज के हाइलाइट्स हैं 29 के 29 अक्टूबर के, वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ मैक्सिमम वो 11 ओ क्लॉक इस 11 बजे रात का है। चलिए अब आगे चलें। ये पहले स्लाइड में मैक्सिमम जो लास्ट 24 आवर्स में जो जो क्रिप्टो वर्ल्ड में जो मेजर डेटा है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर देखोगे लास्ट 24 आवर्स में जो अभी का जो क्रिप्टो मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का, वो फर्स्ट टाइम 1.1 ट्रिलियन क्रॉस किया है, जो लास्ट डे से लगभग 3.51% आगे है। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो लगभग 83 बिलियन डॉलर्स का है। बीटीसी का डोमिनेंस वैसे ही 40 के आसपास है, 38.9%। ईटीएच का थोड़ा, इथीरियम का थोड़ा बड़ा है, 19.4, कल शायद 18.9 के आसपास था। क्रिप्टोज वही 21,000 प्लस है, एक्सचेंजेस 520 है। वाला बीटीसी है। इसमें आप देखो कि एक डॉज कॉइन ये एक ऐड हुआ है, और इसका 24 आवर्स का, लास्ट 24 आवर्स का ग्रोथ को 50%। तो खासकर जो इलॉन मस्क से रिलेटेड जो जो फेवरेट थे इलॉन मस्क के, जिसमें डॉज कॉइन हुआ, उसका तो काफी सारे उनका ट्वीट्स भी आया था। और शायद सीबा इनू का भी मैंने कहीं ट्वीट या कहीं पढ़ा था। इस कारण से देखो, सीबा जो है वो भी लास्ट 24 आवर्स में आय कवर करूंगा 20% के आसपास बढ़ा है। डॉस का तो मेन यही कारण है। डॉस से रिलेटेड मुझे कुछ मेरी पुरानी मेमोरी है, तो उससे मैं आपको मैं इनरिच करना चाहूंगा कि डॉज कॉइन जब मैं स्टार्टिंग में क्रिप्टो मार्केट में आया था कुछ 5-6 साल पहले, उस समय मैं कैसे यूज करता था कि मुझे कोई मान लो कि एक्सआरपी जो रिपल है उसको भेजना है ए एक्सचेंज से बी एक्सचेंज में। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए मैं डॉज कॉइन कुछ परचेज करता था, और डॉज कॉइन के थ्रू जो ए से बी एक्सचेंज में भेजना होता था तो वो डॉज कॉइन के थ्रू करता था। डॉज कॉइन का रेट उसमें बहुत कम था। जैसे अभी आज देखोगे तो शायद 10 रुपए के आसपास होगा, लेकिन उस समय कुछ पॉइंट्स में था, पैसे में था, कुछ 0.0001 समथिंग ऐसे कुछ था, बहुत कम था। तो 5 साल में इसका ग्रोथ देखो तो एटलीस्ट 10,000 टाइम्स होगा। और डॉज कॉइन आज से जब से मस्त साहब आए हैं, उससे पहले का अगर आप देखोगे तो जो ऑनलाइन कुछ गेम्स हुआ करते थे, जो शॉर्ट टर्म्स गेम थे, तो उसमें आप अगर जैसे व्हील वाला हुआ कुछ आपने जीता, उसमें डॉज कॉइन फॉसेट्स के रूप में मिलते थे। वो नॉर्मल, तो अगर आप नॉर्मल अगर दिन में आधा एक घंटे भी दे रहे हो तो 2-4 हजार डॉज कॉइन तो इजिली मिल जाते थे। तो ये था। लेकिन जब से मस्क साहब ने, मस्क साहब का मैंने एक वो भी कहीं आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जो मस्क इलॉन मस्क हैं, तो इनकी कोई एक टीम थी, वो डॉज कॉइन की जो टीम के साथ काम कर रही थी। तो ये बहुत पहले से वो शायद इससे लिंक्ड थे, और जब ये ट्वीट किए तो उसके बाद तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। कुछ पैसे से लेके आज के रेट में वो मुझे लगता है 60 रुपए का ऑल टाइम हाई है, और अभी 10-11 रुपए के आसपास शायद चल रहा होगा। तो डॉज कॉइन का ये है। लेकिन मेरे इससे आप ये मत होना कि मस्क जो अभी सबसे अमीर हैं दुनिया के, उनके उनको ट्वीट्स और उनके सपोर्ट के कारण ही डॉज बढ़ा है। बाकियों में इस तरह की जो मूवमेंट है, इतना जो अपसाइड है, वो देखने को नहीं मिला है। और यहाँ तक मैं तो ये भी देखा था, मैंने पढ़ा है कि जो टेस्ला है, जो यूएस में एक प्रीमियम कार के रूप में आती है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो उसमें ये है कि आप बीटीसी या डॉज कॉइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आपके पास अगर डॉज है तो उससे भी आप टेस्ला यूएस में खरीद सकते हो। इतना उन्होंने एक्सेप्टेंस बढ़ाया है इसका यूएस में। आगे चलें। ये हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो सेम रेप्लिका है, बस इसको मैं अपने जो इंडियन भाई बंधु है उनके लिए है, तो इसको देख लेते हैं। जो इंडियन रुपीज में अगर क्रिप्टो मार्केट देखो आप, तो एज ऑन डेट जो है वो 84.7 के आसपास ट्रिलियन रुपीज का है। सेम 3.5% का 24 आवर्स में ग्रोथ दिखा है। डोमिनेंस 40 के आसपास है। सारा डेटा सेम है, बस आईएनआर के फॉर्म में बीटीसी बहुत दिनों बाद 17 लाख क्रॉस किया है। इथेरियम में भी काफी अच्छा उछाल है। इथेरियम का भी जो काफी सपोर्ट आ रहा है विटालिक बुटेरिन को, जो इसके फाउंडर हैं। बहुत सारे गूगल का इसका न्यूज आया था, इथेरियम का जो पहला नोड है
जो इंजन है जो लॉन्च करने किया है गूगल ने, जो क्लाउड बेस्ड एक उनका नोड है, तो वो पहला ब्लॉकचेन इथेरियम का ही सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी कारण से भी इथेरियम में काफी उछाल देखने को मिल रहा है, आपको मिलेगा भी मुझे लगता है। और टीथर, यूएसडी और ये तीनों तो स्टेबल पॉइंट है। बीएनबी का भी कजाकिस्तान में एक उनको सपोर्ट मिला है, बीएनबी को ना, बाइनेंस चेन को। इस कारण से भी ये फर्स्ट टाइम $300 को क्रॉस किया है। आज का जो न्यूज़ है, और डॉलर्स के फॉर्म में देखोगे आप, डॉलर्स में आपको दिखाऊं तो देखो, बीएनबी 305 चल रहा है। कल परसों का आप देखोगे तो 270 280 चल रहा था। ये 10% का 2 दिन में राइज दिखा है वो। कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बीएनबी चेन पे कुछ उनका पहला क्रिप्टो लॉन्च की, ऐसी कुछ बात की। इस कारण से तो ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका जो प्राइस है वो भी अपसाइड है। इसमें क्रिप्टो में अच्छी चीज ये है कि जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, उनका क्या कि टोटल सप्लाई फिक्स्ड है। जैसे आप अगर बीटीसी का मैं अगर देखूं तो ये फिक्स्ड है कि 21 करोड़ ही होगा। जैसे अभी 19 करोड़ पे चल रहा है ये। हाँ सॉरी, 1.9 करोड़। तो वो जो उनका वो है, फिक्स्ड है कि 21 मिलियन से ज्यादा जाएगा नहीं वो। तो टोटल सप्लाई फिक्स्ड है, सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी इतना है। तो जो स्कोप है वो मैक्सिमम 21 मिलियन का है, वो 19 चल रहा है, तो 2 मिलियन का ही, 2 मिलियन मतलब 20 लाख का ही इसमें स्कोप है। 20 लाख की ही इसमें माइनिंग हो सकती है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिमांड कब बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे यूज केस आएगा, जैसे जैसे मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, जैसे टेस्ला का हुआ, और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं जो ग्लोबल हैं वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, बड़ी कंपनियां इस पर रिसर्च करना शुरू करेगी, तो वैसे वैसे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और सप्लाई तो लिमिटेड है, तो उसका रेट वैसे वैसे बढ़ेगा। तो ये चीज है, बाकी तो सेम है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने जो मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं वॉल्यूम आईएनआर के फॉर्म में वो यहाँ डिपिक्ट किया है। पहला देखो आप, इसमें टीथर दिख रहा है। टीथर का मैंने कल एक अच्छे से एग्जांपल दिया था कि टीथर को यूएसडीटी बोलते हैं। इसका मेन कारण यही कि जितने भी आप बड़े एक्सचेंजेस पे जाओगे, तो मैक्सिमम अगर मेरे पास आईएनआर है, मैं चाहता हूँ कि वहां पे ट्रेड करूँ, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपको दिखेगा यूएसडीटी टीथर पे ही दिखेगा। मतलब आईएस जो मैक्सिमम लोग बाय या सेल कर रहे होंगे यूएसडीटी के फॉर्म में, आपको मैक्सिमम बायर सेलर मिलेंगे। तो अगर आप बाई करना चाह रहे हो आईएनआर से, तो आप यूएसडीटी खरीद के, और यूएसडीटी खरीद के फिर यूएसडीटी के अंदर बहुत सारे कॉइन लिस्टेड हैं। मतलब यूएसडीटी के अंदर मैक्सिमम कॉइन लिस्टेड यूएसडीटी बीएनबी है। तो इसको पेयर बोलते हैं। यूएसडीटी से आप बीएनबी खरीद लिए, यूएसडीटी स्लैश बीएनबी, इसको एक पेयर बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो पेयर पॉसिबल जो जो दिखते हैं लिस्टेड, वो टीथर में ही दिखते हैं। इस कारण से वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बीटीसी से भी ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये एक थोड़ा वियर्ड, थोड़ा सा अलग ट्रैक से अलग है। इसका मेन कारण यही है कि मैक्सिमम बाइंग या सेलिंग जो होती है मैक्स बड़े एक्सचेंजेस पे, वो टीथर के थ्रू ही होती है। और बाइंग सेलिंग इन द सेंस कि कोई क्रिप्टो खरीदने के लिए, या फिर क्रिप्टो में आने के लिए। क्रिप्टो में आने के लिए मैं बाइनांस में, अगर आपको आईएनआर से एंटर करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको टीथर में दिखेगा। मतलब यूएसडी को आप खरीद सकते हो आईएनआर से, या फिर सेल कर सकते हो। इस कारण से इसका वॉल्यूम नंबर 1 है। और इस लिस्ट में देखो तो डॉज कॉइन है, वो आपको ऊपर दिखेगा कि 55% के आसपास लास्ट 24 आवर्स में। वही मस्क साहब ने जब से ट्विटर लिया है, तो तब से एक बहुत ही पॉजिटिव इसका वाइब है। और आप न्यूज में भी आगे देखेंगे कि भला उन्होंने एक एनएफटी से रिलेटेड एक सेगमेंट भी स्टार्ट किया है ट्विटर पे। वो आज का ही न्यूज है, तो इस कारण से भी एक पॉजिटिव इसमें वाइब है। सीबा ये न्यूज इसका भी कहीं ना कहीं, मस्क साहब का मैंने ट्विटर कहीं तो देखा है, ये भी लिंक्ड है इलॉन मस्क से। इस कारण से भी इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड दिखा है। ये सीबा यूनिक आईएनयू कॉइन है, मैं आप कल बताऊंगा। कल का अगर वीडियो देखोगे आप, तो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी होती है, इस कारण से रेट इसका काफी होता है। और सीबीआई आईएनयू का बढ़ने का कारण, कुछ जो कारण है वो ये है कि एक तो मस्त साहब इसको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसकी एनएफटी बहुत सारे यूज केसेस भी लास्ट 1 to 2 ईयर्स में आए हैं। इस कारण से सीबा एएनयू को भी देखोगे आप तो अच्छा खासा लास्ट, अगर 1 से 1.5 साल में देखो तो एटलीस्ट
मतलब 1000 टाइम्स ऐसा कोई रिटर्न इसमें होगा। तो लेकिन लेकिन यहाँ आपको मैं वार्न ये भी करना चाहूंगा कि पर डे लगभग हजारों सैकड़ों में एटलीस्ट मेमे कॉइन लॉन्च होते हैं। लेकिन लॉन्च करना बहुत आसान है मेमे कॉइन का भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है जो मुझे कुछ बहुत अच्छी लगी थी इसमें। वो मैं जब मैं आपको मेमे कॉइन का एक ट्यूटोरियल दूंगा तो उस चीज सबको क्लियर करूंगा मैं कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो मुझे लगता है बताना इंपॉर्टेंट है। मेमे कॉइन पर डे एटलीस्ट हंड्रेड्स में 200-400 ऐसे कुछ लॉन्च होते हैं। लेकिन चलता है वो मैक्सिमम एक या दो चलता है। क्योंकि उसमें यूज केस कुछ कोई बैकिंग नहीं होती है, उसकी बहुत लंबी प्लानिंग नहीं होती है, बस वो लॉन्च कर देते हैं। वो हिट एंड ट्रायल है, तो बहुत कम ही जो यूज केस जो मेमे कॉइन है वो कुछ टाइम तक लास्ट करेंगे, मतलब महीनों तक, 7 दिन तक। तो आपको कुछ ही मेमे कॉइन दिखेंगे ऐसे। फॉग देख सीबा इन एक इसमें एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप अगर देखना चाहोगे तो दूसरा एग्जांपल यूसी है। यूसी का भी काफी सारे एनएफटी मार्केट प्लेस और ये सब है। और ऐसे ही कुछ बहुत ही लिमिटेड जो हमारे मेमे कॉइन है वही आपको दिखेंगे, और बाकी सब तो आपको जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी है और ऑल्ट कॉइन है वो आपको दिखेगा इसमें। और आगे जब हम चार्ट में देखेंगे तो हमको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो कुछ मेमे कॉइन है उसमें काफी राइज देखने को मिला है। तो चलते हैं आगे। ये हमारे जो लास्ट 24 आवर्स के और लास्ट 1 ईयर में जो जो टॉप में रहे हैं, जो गेनर्स हैं, वो आईएनआर के फॉर्म में मैंने उसको सबको दिखाया है। डॉज कॉइन का देखो, अब मैं बता रहा था कि 10.5 रुपये, 11 रुपये, उसका मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दिया। और ये फ्लोकी आईएनयू, ये भी एक बड़ा मेमे कॉइन है। तो फ्लोकी आईएनयू हुआ, रेडियो राका जहां तक मुझे याद आ रहा है ये फेग से लिमिटेड है। फेग भी एक बड़ा मेमे कॉइन है। मेमे कॉइन कुछ लिमिटेड ही है जो कि साल भर से ऊपर दिखेंगे आप। मैक्सिमम जो है वो 7 दिन में उससे कंपनी बंद हो गई। मतलब मैक्सिमम स्कैम टाइप का है मेमे कॉइन। कुछ ही लिमिटेड है, जैसे यूसी हुआ, फेग हुआ, आपको फ्लोकी हुआ। ये सभी कुछ जो है, क्योंकि इसके यूज केसेस आए, लोगों ने एक्सेप्ट किया है इन चीजों को ना। जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हो, जब तक आप नई चीजें नहीं ला रहे हो, जब तक यूज केस कोई नहीं है, तो एक्सेप्टेंस होता नहीं है। इस कारण से मेमे कॉइन, और जितने भी आप देखोगे मेमे कॉइन देखोगे, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। जैसे ये देखो आप मार्स को, कितनी ज्यादा सप्लाई, ये करोड़ में है, कितनी ज्यादा है करोड़ में। डॉज क्वाइन, ये फ्लो की देखो कितना ज्यादा है। रेडियो रखा देखो कितना ज्यादा इसका सप्लाई। इस कारण से इनका रेट्स भी वो पैसे में होता है। वैसे ही आप 1 ईयर में देखो, 1 ईयर में भी ये बिटगेट देख के इसका सप्लाइटिंग सप्लाई देख के लग रहा है कि मेमे कॉइन है। बाकी सब तो नॉर्मल है। आगे ये लूजर्स हैं लास्ट 24 आवर्स के और 1 ईयर के। इसमें भी टेरा क्लासिक एक ठीक ठाक कॉइन था। टेरा लूना के नाम से था ये। लूना बहुत ही अच्छा यूज केस था, पता नहीं क्या इसका इसका भी कुछ प्रॉब्लम था उसको। जो इसका इसका डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पार्शली तो पता है, लेकिन डिटेल में एक बार स्टडी करके बताऊंगा आपको मैं। ऑप्टिमिज्म ये भी एक नया काफी चल रहा है। एप्टॉस, इसके बारे में एप्टॉस कुछ दिनों से बहुत हाई में भी था, अभी लो में है। ये शायद $5 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इसकी। बहुत सारे एक्सचेंजेस में उन्होंने लिस्ट किया था, और हाई शायद $50 के समथिंग था, और अभी जो चल रहा है वो $8-9 के आसपास चल रहा है। तो ये थे 24 आवर्स के लूजर्स, और ये 24 आवर्स के गेनर्स हैं। इसमें आप ओल्ड न्यू का, अगर आपको ये, अगर कल का वीडियो आप देखोगे तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी ओल्ड न्यू में क्या डिफरेंस है। ये ओल्ड और न्यू जो है वो मैक्सिमम आपको V1 V2 वाला है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को भी मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो अभी के लिए आप ओल्ड का ये है कि ये चीज अभी मतलब इनका वर्जन शिफ्ट हो गया है। पहले ओल्ड में था, अब न्यू में आ गया है। लेकिन ओल्ड का 1 ईयर के बीच में एग्जिस्टेंस हुआ, इस कारण से ये दिखा रहे हैं। अब ये मेजर 7 एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस का मैंने डिटेल में कवर किया था। इसमें बाइनांस का 24 आवर्स का देखो तो 17 बिलियन डॉलर्स का, तो बहुत ह्यूज है ये। और वैसे ही वीकली विजिट देखो, मार्केट देखो, कॉइन्स देखो। कॉइन्स तो नॉर्मल जितना लिस्ट होते हैं, मार्केट के बारे में बताया था भी, तो आपको बता भी रहा था मार्केट और पेयर में क्या है। यूएसडीटी थीथर नंबर 1 जो बता रहा था, तो वही वहां से रिलेट कर सकते हो आप। ये कॉइन बेस
ये बड़ा एक्सचेंज है, KuCoin, ये सब पुराने एक्सचेंज है, कॉइन बेस, ये सारे जो हैं वो अच्छे एक्सचेंज में आते हैं। और मेरा सजेशन यही था जो मैं रेगुलर देता हूँ कि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तो आप बहुत ही, जो आपके स्पेयर फंड है वही लगाओ, पूरा रिसर्च के साथ लगाओ, किसी के कहने पे, किसी के भी डेटा पे आप भरोसा मत करो, अपना रिसर्च करो। और मेरा सजेशन ये है कि टॉप 20 एक्सचेंज से आप नीचे मत जाओ, और इनफैक्ट टॉप 20 कॉइन से भी नीचे मत जाओ। उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी वैसे ही कम है। चलते हैं आगे। ये मेजर न्यूज हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड 24 आवर्स में। पहला मैं आपको एक हिंट दिया था कि ट्विटर ने आज ही, कल ही मस्क साहब ने लिया था फ्राइडे को, आज ही एक एक अच्छी न्यूज आई है कि न्यूटर NFT, नॉन फंगल टोकन है, तो उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है ट्विटर पे। तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि जब मस्क साहब इसको बाय करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना जो चीजें हैं, जैसे कि डॉज कॉइन हुआ, फिर से आपका सीबा INU है, इसमें अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, तो क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है और पॉजिटिव पहले से थे, तो अभी चांसेस काफी था कि उसमें अपसाइड दिखेगा। दूसरा न्यूज भी काफी पॉजिटिव है। ये न्यूज क्या है कि जापान में जो कैपिटल है टोक्यो, उसी का एक उसके नॉर्थ में एक जगह है टोडा सिटी बोल के, तो वहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। वहाँ पे जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया है कि स्कूल को जो था, स्कूल को उन्होंने मेटावर्स के फॉर्म में डाल दिया था। मेटावर्स मतलब फिजिकल वर्चुअल वर्ल्ड में ला दिया है। और स्कूल्स जो हैं, तो उसी जो स्कूल की बिल्डिंग्स है, क्लासरूम्स हैं, तो वर्चुअली उन्होंने बच्चों को इंगेज करने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, इस कारण से उन्होंने एक मेटावर्स पे स्कूल को लॉन्च किया है। स्कूल की बिल्डिंग जैसे फिजिकल फॉर्म में है, तो वैसे लॉन्च किया है। तो इसका एडवांटेज ये है कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो जब ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल्स में आएंगे तो उनको उतना डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बिल्डिंग्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ऑलरेडी वर्चुअल वर्ल्ड में दिखेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक अच्छा यूज केस है कि मेटावर्स पे आप बच्चों को एंगेज करके रख रहे हो, और जब वो फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो उनको उतना चेंजेस नहीं दिखेगा, वो ऑलरेडी वो बिल्डिंग से कन्वर्सेंट रहेंगे। तो ये एक अच्छा यूज केस है क्रिप्टो का। और जो तीसरा न्यूज है वो है रसिया से। इसमें क्या है कि जो बिटकॉइन के जो ATMs हैं, वो नंबर्स काफी इंक्रीज किए हैं रिसेंट में, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फॉर्मल जैसे इंडिया में है वैसे ही सेम है, वहाँ भी कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड, लेकिन वहाँ के लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि लास्ट ईयर शायद 14 के आसपास वहाँ पे क्रिप्टो ATMs थे, अब वो नंबर अभी जाके 52 हो गया है। और इसी पे मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास शायद एक वीडियो होगा पुराना, मैं एक दूसरे कंट्री में गया था, तो वहां पे मैंने एक जो क्रिप्टो ATM है जहाँ पे बिटकॉइन हुआ और इथीरियम है, उसको मैंने खुद से ऑपरेट किया था। तो ऑपरेशन कैसे था कि आप मोबाइल पे QR कोड के थ्रू ना उसका BTC को वहां पे सेल कर सकते थे, मतलब BTC को आपने निकालना चाहो ना तो इनकैश कर सकते थे। तो ये टीम मैंने खुद यूज किया है। मैं कोशिश करूंगा अगर वीडियो मुझे वो मिल जाता है, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था उसका ना, मैं फर्स्ट टाइम देखा था, 4-5 साल पुरानी बात है। तो उसने फर्स्ट टाइम मैंने एक ATM देखा था, तो उसका मैं छोटा सा वीडियो बनाया था, अगर मिल जाता तो मैं आपको पक्का शेयर करूंगा। अगला न्यूज है वीजा से रिलेटेड। वीजा ने जो क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट हैं, लाइक क्रिप्टो वॉलेट, ई वॉलेट और NFT से रिलेटेड, उसका कुछ पेटेंट फाइल किया है। तो ये भी एक, जो जितने मेजर प्लेयर हैं ना इसके फाइनेंस के, वीजा, मास्टर कार्ड, और उसके बाद अगर आप जितने सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, वो सब सारे जो लोग हैं, वो क्रिप्टो के कोई भी प्रोडक्ट हो यूज को, उस सब पे एक्सपेरिमेंट और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। तो ये चीज ये दिखा रहा है कि इसमें काफी प्रोस्पेक्ट है, और दूसरा लोगों का इंटरेस्ट भी काफी है। लोगों का इंटरेस्ट है, तभी यहाँ पे जो इतने सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगला न्यूज है डिसेंट वर्ल्ड। डिसेंट वर्ल्ड जो है, ये एक स्विट्जरलैंड का एक वेबसाइट है, मेटावर्स एक प्रोवाइड करता है। इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्होंने स्पेन और पुर्तगाल, दो जगह ये अपना जो प्रोडक्ट है, जो मेटावर्स वेबसाइट है, उन्होंने लॉन्च किया है। ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली बताऊं, तो जितने सारे स्ट्रीट्स हैं, जैसे स्पेन का लोगो, जितने सारे स्ट्रीट्स हैं उनको वैसे उन्होंने मैप कर रखा है उस मेटावर्स में, और जाके आप वो NFT के द्वारा उसको माइन भी कर सकते हो, जो स्ट्रीट्स है ना, तो NFT माइंड हो गई, और उसने NFT को आप फिर स्टेकिंग भी कर सकते हो।
स्टेकिंग का डिटेल में एक कोशिश करूंगा, जब भी मैं कोई एक्सचेंज का वीडियो बनाऊं तो उसमें डिटेल में लाइव दिखा के आपको कवर करूं। स्टेकिंग अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जैसे बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया तो आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही स्टेकिंग भी है कि स्टेकिंग को भी आप क्रिप्टो को ना कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कहीं लॉक किया आपने तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल फॉर्म में स्टेकिंग ये है। अब अगले न्यूज पे आते हैं। इसको तो मैंने डिटेल ऑलरेडी कवर कर रखा है कि मस्क साहब जब से न्यूज आया कि ट्विटर को टेक ओवर किया है, तब से उनसे रिलेटेड जो क्रिप्टो है, जैसे डॉज हुआ जो लास्ट 5 मंथ में अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी 10 से 11 रुपए आईएनआर में। सीवा भी जो है, सीवा आईएनवी भी 20% हाई पे चल रहा है। तो ये सब चीज क्या है, रिलेटेड है। और मुझे लग रहा है कि डॉज वॉज का ना अभी चांसेस तो है थोड़ा बढ़ने का, लेकिन देख लेना ये सारा रिस्क फैक्टर है। तो जैसे बढ़ता है ये क्रिप्टो वैसे ही नीचे भी आता है। तो अपने रिसर्च पे ही करना, और किसी के कहने पे या मेरे कहने पे कितने भी कोई इन्फ्लुएंस कर ले आप इन्वेस्ट मत करना। और अगला है, ये सारे जो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे कवर करूंगा, डिटेल में कवर करूंगा, ताकि आपको एक क्रिप्टो करेंसी और जो इससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो आपको क्लियर समझ में आए, ताकि आप इस जो एक पैरेलल जैसे फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी मतलब आईएनआर जितने सारे हम यूज कर रहे हैं, पाउंड, रिबल, रूबल जितने सारे यूज कर रहे हैं, उसका एक पैरेलल जो चल रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड। तो उससे रिलेटेड जितने सारे वहाँ पे नए नए टर्म्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए जो वो ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, उनको सारा मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपको इसमें नॉलेज बढ़ाए और एक 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 आपको कंप्लीट नॉलेज आ जाए, ताकि आप डिसीजन ले सको कि इसमें जाना है नहीं जाना है, क्या करना है ना, वो आप डिसीजन ले सको। और जैसा हम रेगुलर करते हैं कि मैं जैसे कल एक पॉजिटिव न्यूज आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि क्रिप्टो रिलीफ नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया था मैटिक ने। मैटिक इंडियन करेंसी है, पॉलीगॉन इसको बोलते हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया था। तो उसमें तो अब आपको कल मैं हिंट भी दिया था कि मैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट दूंगा क्रिप्टो का। तो वो क्या है कि आप अगर लास्ट 12 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का देखोगे, तो जितने सारे एक्सचेंजेस या पोर्टल हैं उस पे लगभग 125 हैकिंग अटैक्स हुए हैं, और 3 बिलियन का जो क्रिप्टो एसेट एसेट है वो चुराया गया है लास्ट 1 साल में। तो $3 बिलियन का क्रिप्टो जो एसेट है वो चुराया गया है। और वही अगर आप अक्टूबर मंथ में सिर्फ देखोगे, अक्टूबर 2022 में, तो ये लगभग $700 मिलियन का क्रिप्टो थेफ्ट हुआ है, जिसमें लगभग 10 से 11 जो हैकिंग अटेम्प्ट्स किए गए थे मेजर वेबसाइट्स पे। अ, और इसके बाद जो अब आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी मेरी जो है वो फैक्ट है पूरी। ये क्या है कि जैसे कि वो जैसे डार्क वेब, आपने अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। डार्क वेब से रिलेटेड स्टोरी है। जो हम लोग यूज करते हैं वेब, जो गूगल के थ्रू जो एक्सप्लोरर है, जैसे गूगल हुआ या आई हुआ, मोजिला हुआ, इसको थ्रू जो हम वेबसाइट्स जो हम यूज करते हैं, जो वेब यूज करते हैं, उसको सरफेस वेब बोला जाता है। ये टोटल वेब का सिर्फ 4% कंटेंट है। मतलब जो हम देख रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ हम 4% कंटेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। जो बाकी 96% जो बचे हैं वो डार्क वेब और डीप वेब मिला के बनते हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो तो 4% है, अब ये 96% है क्या। इसको जो दो दो सेगमेंट में मेजर जो मैंने स्प्लिट किया है। पहला किया है डार्क वेब। डार्क वेब पे जितने सारे इलीगल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपको ड्रग ट्रैफिकिंग हुई, कोई वेपन खरीदना है आपको, कोई इलीगल जो गवर्नमेंट ने ड्रग्स बैन कर रखा है, तो जो भी इलीगल चीजें हैं वहां पे वो ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग का जो मोड है वो क्रिप्टो करेंसी है। जैसे बीटीसी हुआ, मुनायरो हुआ, मुनायरो भी एक सिक्रेसी क्वाइन है। इस सब से ट्रेडिंग होती है। जो तीसरा लेयर है वेब का, वो है डीप वेब। डीप वेब में जितना मैंने पढ़ा है, डीप वेब में जितने गवर्नमेंट एजेंसीज हैं मेजर जो हैं, तो वो यूज करते हैं ताकि अपने इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर से फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने इंटेलिजेंस वाले चीज हैं वो वहां पे अपने डेटा को सेव रखते हैं। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है वो डीप वेब है। अब वो क्या है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड वैसे एक्सेस होता है और हाईली सिक्योर्ड है। तो वेब पे डीप वेब जो है वो बहुत ही सिक्योर्ड है, और वो ज्यादातर डेटा को, अपना डेटा जो है गवर्नमेंट का, उसके लिए यूज किया जाता है। अब जो हमारी स्टोरी है वो है डार्क वेब से रिलेटेड। तो डार्क वेब में क्या था, 2011 के आसपास एक
एक पोर्टल था, एक मार्केट प्लेस बोल सकते हो। मार्केट प्लेस का मतलब जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम यूज करते हैं अपने वेब पे, उस तरह से था, जहाँ की आप चीजों को खरीद सकते हो। लेकिन वहाँ क्या था कि उसको आप डिजिटल ब्लैक मार्केट बोल सकते हो। सिल्क रूट मार्केट प्लेस नाम था उसका, सिल्क रूट। उसमें क्या था कि आप जितने सारे इलीगल चीजें थी वहां पे आप बाय सेल कर सकते थे। इसको स्टार्ट करने वाला जो बंदा था, उसका नाम जो निकल के आया वो था रॉस एल्बर्ट बोल के। रॉस एल्बर्ट ने 2011 में स्टार्ट किया था। 2013 में एफबीआई, जो यूएस की इंटेलिजेंस है, तो उसने उसने क्रैक किया था कुछ कंप्लेंट्स के बाद। और जो सरप्राइजिंग फैक्ट जो वहां से निकल के आया था कि जो उनके सर्वर्स थे वो आइसलैंड में थे, और किसी दूसरे के नाम से, रॉबर्ट एल्बर्ट नहीं, दो दूसरे एबीसीडी के नाम पे वो रजिस्टर्ड था, जो उनके सर्वर्स थे वहां पे जो होस्टेड किए गए थे। और जब लास्ट टाइम जब एफबीआई ने उसको कैप्चर किया, जो सर्वर्स को आइसलैंड से कैप्चर किया, तो उस टाइम पे उनको लगभग 1,44,000 के आसपास बीटीसी वहां से रिकवर हुआ था। और ये भी है कि वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट ओनर ऑफ बीटीसी है वो एफबीआई को बोला जाता है। एफबीआई ने इतने सारे कैप्चर्स किए हैं लीगल एक्टिविटीज में बीटीसी को, कि बहुत ज्यादा उनके पास। इसी केस में आप देखो, सिल्क रूट जो मार्केट प्लेस था, उसके उस केस में 1,44,000 के आसपास उनको बीटीसी मिला था, जो उनके कब्जे में है। और जो दूसरा, और जब और रिसर्च किया गया, उसका ट्रेलिंग दिखा गया कि कैसे कितने ट्रांजेक्शन हुए थे, तो जितना निकल के आया तो लगभग 7 लाख, वो 1.5 साल 2 साल में लगभग 7 लाख बीटीसी का वहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था। ये एक रफ एस्टिमेट है। तो 7 लाख और जो 1.44, जो 1,44,000 जो बीटीसी है, उसके आज के रेट में आप देखो तो लगभग 2,000 करोड़ का हुआ। तो 2,000 करोड़ के जो बीटीसी हैं वो एक फ्रॉड में एफबीआई ने पकड़ा था। और इसमें वही था कि जो जो सिल्क रूट था, उसको, सिल्क रूट का जो ओनर था, उसने 1.5 साल तक उसको इलीगल एक्टिविटीज के लिए रखा था वहां पे। बाद में कुछ कंप्लेंट हुए। कंप्लेंट क्या हुआ, उससे कुछ इंटरनली बंदे थे जो उस कंपनी को चला रहे थे, वहीं से कुछ लीक वीक हुआ। फिर वो जाके वो सारी चीज वो वहां से निकल गई। तो बहुत ये बहुत निगेटिव सा यूज केस था, जिसको कि भी समझना काफी काफी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मैं आपको थोड़ा वार्न करना चाहूंगा। मैं आपको बता तो दिया कि डीप वेब, डार्क वेब, लेकिन आप कभी इसको कोशिश मत करना एक्सेस करने का, क्योंकि नॉर्मल ब्राउजर से तो एक्सेस नहीं होता है। और साथ में जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, और जिसको नॉलेज है, जो साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज है, और उसको पता है लिमिटेशन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही इसको यूज करें। क्योंकि काफी ये रिस्क वाला फैक्टर है। तो इसलिए मैं आपको वार्न करूंगा कि आप चीज को नहीं है वो रिसर्च करें कि क्या है डार्क वेब। ये मैं नॉलेज के लिए बताया कि क्रिप्टो जो बदनाम है वो इस कारण से भी है कि इसके निगेटिव फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और सिल्क रूट पे ये भी है कि सिल्क रूट जो मैं मार्केट प्लेस बताया, वो नॉर्मल क्यों नहीं, पेपल या फिर फिएट करेंसी कोई क्यों नहीं यूज कर रहा था। इसीलिए को ट्रेस करना बहुत आसान था, जिसने बाय किया या सेल किया उसको ट्रेस कर सकते थे। लेकिन बीटीसी में ट्रेस करना बहुत ही टफ है। मतलब इतने सारे इसमें हॉप्स होते हैं। जब मैं ब्लॉकचेन बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी उसमें। तो बीटीसी को ट्रेस करना बहुत ही टफ है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत टफ है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ जो क्रिप्टो हैं वो सीक्रेसी के लिए ही है। जैसे जैसे हर एक चीज की, हर एक चीज की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो आप जैसे मोनारो मैंने बताया होगा, अभी अभी इसमें मोनारो हुआ, वर्ज हुआ, इसका इसकी जो मेन यूएसपी है, जो इसका मेन जो एडवांटेज है वो सिक्रेसी है। इस तरह के कॉइन को आप ट्रेस करना मतलब 0.1% चांसेस है, और चांसेस भी बहुत थिन है। तो ये इस कारण से ये क्रिप्टो करेंसी काफी काफी सारे, आप टेररिज्म में देखो, और अगर आप देखो कि जितने सारे रैंसमवेयर अटैक हुए हैं, जितने सारे रैंसमवेयर को आप देख, नॉलेज के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप रैंसमवेयर अटैक में देखोगे, मैं से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इधर सऊदी अरेबिया या कोई कंट्री में क्या हुआ था, किसी ने किसी बैंक का डेटाबेस हैक किया था, और डेटाबेस हैक करके उसको रैंसमवेयर के थ्रू उन्होंने चार्ज किया था कि आप इतना बीटीसी दो। हैक क्या किया था कि वो डेटा को वही सर्वर्स पे, जो डेटाबेस था उसी को वहां पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा था। उन्होंने बोला था कि आप मुझे इतने बीटीसी इस पे ट्रांसफर करो, तभी जाके मैं इसका क्रैक दूंगा आपको। मतलब मैंने डेटा को इनक्रिप्ट कर लिया, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो की है मैं तभी दूंगा जब आप इसके लिए यूज करोगे।
तो ये सब भी हैकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसके लिए बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसको ट्रेस करना बहुत टफ है, इस कारण से ये थोड़ा सा बदनाम टाइप का है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ पूरा, कि जिससे कि आपको इस फील्ड में नॉलेज मिले। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और आपका कुछ अगर कमेंट हो, कुछ स्पेशली आप कुछ चीज़ जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे बताओ। मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली उसे वीडियो बनाऊंगा, नहीं पता होगा तो फिर रिसर्च करके मैं फिर बनाऊंगा। चलिए, थैंक्स अभी के लिए, गुड नाइट, बाय।